राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान शिवराज सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के साथी हमारे ऊर्जावान मंत्री श्रीमान पीयूष जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान कैलाश जी, श्रीमान कुंवर विजय शाह जी, सांसद श्रीमान नंद कुमार जी, यहां के विधायक श्रीमान देवेंद्र जी, मांधाता के विधायक श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी, मुख्य सचिव श्री, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले मुझे 1 मार्च को आना था, लेकिन वो जरा और काम के कारण नहीं आ पाया, तो हमने कहा ठीक है भाई 5 मार्च को मैं आ सकता हूं। अब जब 5 मार्च तय किया तो हमें मालूम नहीं था कि आज शिवराज जी का जन्मदिन है। अब वैसे भी मुझ पर ये तो आरोप लगता ही रहता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसी को जन्मदिन मनाने नहीं देता है। होली का त्योहार भी नहीं मनाने देता है। खुद को तो कोई काम धाम है नहीं। आपकी शिकायत मेरे सर आंखों पर। होली के दिन भी इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का आना, ये अपने आप में अजूबा है। मैं आपका पड़ोसी रहा हूं। होली के दिनों में छोटा सा काम करना हो तो भी कोई मिलते नहीं है लोग। सब लोग काम धाम छोड़ के गांवों में होली मनाने चले जाते हैं। लेकिन ये विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, मुख्यमंत्री के प्रति आपका प्रेम और देश को आगे बढ़ाने की आपकी इच्छा शक्ति, इसी का परिणाम है कि आप आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। और होली के पावन पर्व पर आप जो आशीर्वाद देने आए हैं, आपके आशीर्वाद की ताकत इतनी है कि कभी भी आपके सपने अधूरे नहीं रहेंगे। देश को आगे ले जाने के लिए आप सबके दिलो दिमाग में जो बातें पड़ी हैं, उसको पूरा करने की बड़ी से बड़ी ताकत आपके आशीर्वाद है। और आशीर्वाद देने के लिए होली के पावन पर्व पर ये लाखों की जनसंख्या का आना, और यहां नजदीक में कोई शहर नहीं है। एक प्रकार से कार्यक्रम जनसंख्या से, जनबस्ती से बहुत दूर है, जंगल में है। उसके बावजूद भी ये विराट जनसागर, मैं फिर एक बार आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं।
शिवराज जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मानव जीवन का जब से विकास हुआ है, विकास यात्रा आगे बढ़ी है, उसमें ऊर्जा सबसे बड़ा अहम माध्यम रहा है। ऊर्जा के बिना जीवन में बदलाव संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना आधुनिक जीवन के सपनों को साकार करना असंभव है। ऊर्जा के बिना नई ऊंचाइयों को छूना असंभव है। और इसलिए ऊर्जा जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। आज किसी को भी ऊर्जा से वंचित रखना मतलब उसे पत्थर युग में धकेल देने जैसा है। मानव को हम पीछे धकेलने का पाप नहीं कर सकते, पीछे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें गरीब की झोपड़ी तक ऊर्जा पहुंचानी पड़ेगी। आज देश में बिजली पहुंची है, लेकिन अभी भी 20% से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको बिजली नसीब नहीं हुई है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां न बिजली का खंभा पहुंचा है, न बिजली का तार पहुंचा है। ये कौन लोग हैं? क्या किसी अमीर के घर में बिजली पहुंचना बाकी रहा होगा क्या? रहा होगा क्या? अमीर के घर में तो बिजली पहुंची होगी ना। तो रह गए वो कौन है? जो रह गए वो कौन है? जो रह गए वो कौन है? बताइए, गरीब को बिजली पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? गरीब के घर में दिया जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? गरीब को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब को भी अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर उस रास्ते पर जाना है तो बिजली एक प्रमुख आवश्यकता रहती है। लेकिन अगर हम बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे तो बिजली पहुंचेगी कैसे? और इसलिए हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान में जितनी बिजली की कमी है उसको बहुत तेज गति से पूर्ण किया जाए। हिंदुस्तान के हर कोने में बिजली के कारखाने लगाए जाएं, बिजली लोगों को मुहैया कराया जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं महाराष्ट्र में गया तो क्यों गया? बिजली के कारखाने के लिए गया। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की सीमा पर गया, क्यों गया? तो बिजली का कारखाना लोकार्पण करने के लिए गया था। मैं पूरब में अरुणाचल प्रदेश गया तो क्यों गया? बिजली का कारखाना समर्पित करने के लिए गया था। और आज भारत के मध्य में आया हूं, वो भी बिजली का कारखाना समर्पित करने के लिए आया। मैं भी पूछ रहा था, पहले 10 साल में प्रधानमंत्री कितनी बार आए थे? ज्यादा याद नहीं है किसी को। बड़ी मुश्किल से याद करके बताते, शायद 2 बार आए थे। अगर वो 10 साल में 2 बार आए हैं, मैं 10 महीने में 2 बार आ गया।
ये चीजें दिखाती हैं कि काम करने के लिए कितना दौड़ना पड़ता है। हर बार दौड़ते दौड़ते चीजों को भी दौड़ाना पड़ता है और दिल्ली में बैठी हुई सरकार आज देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है और शिवराज जी चौहान जैसी सरकारों के मेरे साथी इस काम को गति देने में लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। आज यहां पर दो कार्यक्रम है। एक प्रकार से एक 1200 मेगावाट बिजली कारखाना के उत्पादन शुरू हुआ है, उसका लोकार्पण है, और दूसरा आगे के लिए 1300 से अधिक मेगावाट बिजली उत्पादन करने के कारखाने के लिए शिलान्यास है। जिस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय मध्य प्रदेश में जितनी बिजली उत्पादन होती थी करीब करीब उतनी बिजली सिर्फ ये सिंगा जी से मिलने वाली है। सिंगा जी से मिलने वाली ये संत सिंगा जी की पवित्र धरती है। आध्यात्मिक चेतना, लोगों को सुसंस्कारित करने का उनका प्रयास, ईश्वर भक्ति में लीन जीवन जीने की प्रेरणा, नर से नारायण कैसे हो सकते हैं, ये संत सिंगा जी का जीवन हमारे सामने उदाहरण है। उन्हीं की स्मृति के साथ ये प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। जिस महापुरुष ने जीवन भर आध्यात्मिक ऊर्जा दी, उस महापुरुष का नाम अब आने वाले दिनों में उस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की ऊर्जा देने का भी काम करेगा। और इसलिए ये संत सिंगा जी इस पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए मैं गौरव की अनुभूति करता हूं और राष्ट्र की ऊर्जा में ये नई आपूर्ति के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हमारे पीयूष जी बता रहे हैं कि पिछले अभी तो 9-10 महीने हुए हैं, लेकिन 9-10 महीने में करीब करीब 11% बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। विकास किस तेजी से किया जा सकता है उसका ये उदाहरण है। हम बिजली के सभी स्रोतों पर काम करने के लिए प्रयासरत है और देश आगे बढ़े। और एक बात मान के चले, हम बिजली के आने से सिर्फ घर रोशन होता ऐसा नहीं है, बिजली के आने से जिंदगी रोशन हो जाती है, सपने रोशन हो जाते हैं, भविष्य रोशन हो जाता है। और इसलिए बिजली के क्षेत्र में हर प्रकार से हमारे प्रयास चल रहे हैं। अबे अमेरिका के प्रेसिडेंट यहां आए थे तो उनके साथ भी हमने क्या काम किया, न्यूक्लियर पावर के लिए एग्रीमेंट किया, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो क्या किया, वहां की सरकार के साथ भी सिविल न्यूक्लियर को लेकर के हम आगे बढ़े। हम चाहते हैं सस्ते से सस्ती ऊर्जा का क्षेत्र कैसे तैयार हो, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार को एक और विशेष बधाई देना चाहता हूं। आमतौर पर बिजली का कारखाना, औसत जो हिंदुस्तान में आज खर्चा हो रहा है उस कारखाने को लगाने का, मध्य प्रदेश ने उससे कम लागत से कारखाना खड़ा किया है। और मैं मानता हूं जब 2500 मेगावाट पूरा हो जाएगा
तब शायद हिंदुस्तान में सबसे कम लागत से बिजली पैदा करने में आपको शायद अवार्ड मिलेगा। ये कम खर्चे से बिजली पैदा करने की दिशा की सफलता का मूल कारण गुड गवर्नेंस, एफिशिएंसी, सही समय पर सही निर्णय, पक्की निगरानी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करने के जागरूक प्रयासों का परिणाम होता है कि जनता के पाई पाई का सही उपयोग होता है और तब जाकर के ऐसे संत सिंघा जी के नाम से जुड़े हुए प्रोजेक्ट का निर्माण होता है। और इसलिए मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं। लेकिन बिजली उत्पादन यही एक रास्ता हमारे भविष्य को नहीं बचा सकता है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहे, ये भी हमारा दायित्व है कि नहीं है? हमारे आने वाले दिनों में हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे ये भी सुखी हो, ये हमारा दायित्व है कि नहीं है? हम ये कभी कभी पेड़ की छाया में बैठते हैं तो हम कहते हैं कि छाया का हक तो मेरा नहीं है, मेरे पूर्वजों ने पेड़ बोया था, आज मेरे नसीब में छाया आया है। कभी हम पानी पीते हैं तो हमारे पूर्वजों ने पानी बचाया था, वो पानी हमारे नसीब में आया है। हमें शुद्ध हवा मिलती है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हवा को बिगाड़ा नहीं था, तो हमारे नसीब में शुद्ध हवा आई है। हमारी बिजली बचाना वह भी उतना ही जरूरी है। बिजली बचेगी तो कोयला बचेगा, बिजली बचेगी तो गैस बचेगा, बिजली बचेगी तो डीजल बचेगा, जो कभी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। और इसलिए भारत सरकार ने बिजली बचाने का एक बड़ा अभियान चलाया है। आपके घर में जो बल्ब लगते हैं, उन बल्ब को हम बदलना चाहते हैं ताकि बिजली बचे, लेकिन आपके घर में प्रकाश आता रहे। स्ट्रीट लाइट, हमारे शिवराज जी ने तो तय किया है कि मध्य प्रदेश के जितने नगर और महानगर हैं, उसमें जो स्ट्रीट लाइट है उसमें एलईडी बल्ब लगा करके बिजली बचाने का बहुत बड़ा अभियान मध्य प्रदेश चलाने वाला है। हम सारे देश में बिजली बचाने का अभियान चलाना चाहते हैं। और मैं मानता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि देशभक्ति का क्या तरीका होता है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी के आंदोलन में देश सेवा करने के बहुत अच्छे सरल तरीके बताए थे। गांधी जी सबको जेल भरने के लिए नहीं कहते थे, गांधी जी सबको फांसी पर चढ़ने के लिए नहीं कहते थे, गांधी जी हर दिन लोगों को धरने पर बैठने के लिए नहीं कहते थे, सत्याग्रह करने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन आजादी के आंदोलन में वो कहा करते थे कि भाई किसी को पढ़ाओगे तो भी वो आजादी का आंदोलन है। अगर आप आजादी के आंदोलन के सिपाही बनने का अवसर पैदा किया था। आज देशभक्ति के लिए सिर्फ सेना में जाकर के सीने पर गोलियां झेले तभी देशभक्ति है, इतना सीमित अर्थ नहीं हो सकता है। आज बहुत बड़े राजनेता बन जाए तभी देश सेवा है, इतना सीमित अर्थ ठीक नहीं है। आज कहीं सत्याग्रह करके आंदोलन करके जेल चले जाए तभी देश सेवा है, ऐसा नहीं है। हम बिजली बचाएं तो भी बहुत बड़ी देशभक्ति है, बहुत बड़ी सेवा है। बिजली बचाएं, पानी बचाएं, प्रकृति की रक्षा करें, ये भी अपने आप में देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। ये स्वच्छता भी उसी का एक पहलू है। हम स्वच्छता बनाए रखें, वो भी देशभक्ति है। देशभक्ति के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ना ही जरूरी नहीं होता है। देश के लिए जीना, ये भी देशभक्ति का एक बहुत बड़ा प्रकट रूप होता है। और इसलिए मेरी आप सबसे आग्रह है, हम जो भी बिजली का उपयोग करते हैं, हम उस बिजली को कैसे बचाएं।
अगर पहले 100 रुपये का बिल आता था बिजली का, अब 90 रुपये आ जाए, ऐसा कैसे करे? पहले 50 रुपये आता था, तो अब 45 रुपये कैसे आ जाए? और जो पैसा बचेगा वो आपके बच्चों को दूध पीने के लिए काम आएगा, और देश को भी लाभ होगा, आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा। और इसलिए बिजली बचाना भी उतना ही आवश्यक है। आप जानते हो आखिरकार लोगों ने हमें क्यों बिठाया, हमें प्रधानमंत्री क्यों बनाया? देश का गुस्सा किस बात पर था? देश का गुस्सा इस बात पर था कि जनता के पैसों को लूटा जा रहा था, अनाप शनाप भ्रष्टाचार चल रहा था, देश की तिजोरी को तबाह कर दिया गया था, न कोई जवाब मांगने के लिए तैयार था, न कोई जिम्मेवारी उठाने को तैयार था। सारा देश 125 करोड़ देशवासियों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया था। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, देश में से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे पूरी ताकत से बताओ भैया, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता को रोष करने का हक है कि नहीं है? ये होते रहना चाहिए। और मैं सरकार में हूं तो भी ये बात आगे बढ़ाना चाहता हूं, वरना विपक्ष में तो बड़ा सरल रहता है या बयानबाजी करना, सत्ता में जाकर के करना जरा कठिन होता है, लेकिन उस कठिन रास्ते पर जाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आप देखिए, कोयला, जब मैं यहां खंडवा में आया था, चुनाव सभा में मैं बोल रहा था, कोयले की चोरी की बात बोली थी मैंने, नंजी याद है? हाँ। तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि मोदी जी भाषण तो जोरदार करते हैं, लेकिन यार कोई कोयले की इतनी चोरी हो सकती है क्या? लोग मानते नहीं थे। सीएजी ने लिखा था 1,86,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई, कोई मानता नहीं था। हम बोलते थे तो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, लेकिन 10 महीनों के अंदर हमने ये दिखा दिया है कि हम जो बोलते थे वो सच था। $204 कोयले की खदान, 204 कोयले की खदान वो कैसे दी गई थी? दिल्ली में एक घर से संदेश निकलता था, दूसरे घर से एक कागज पे छोटी चिट्ठी निकलती थी और सरकार के दफ्तर में पहुंचती थी, और उनको आंख बंद करके कोयले की खदान दे दी जाती थी। देने वाला, लेने वाला, जनता का क्या होगा भगवान जाने। दे दिया 204 कोयले की खदानें मामूली चिट पर दे दी गई। अरबों खरबों रुपयों का कारोबार हुआ। देश की सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई और सितंबर महीने में देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ न कुछ काला हुआ है। कोयला ही काला नहीं है, कारोबार भी काला है। और 204 कोयले की खदानों का आवंटन रद्द कर दिया गया। अब हमारे सामने भी संकट आया कि पाप उन्होंने क्या किया, मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो गई। कोयले की खदानों पे ताले लग गए, बिजली के कारखानों का क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा, किसान को बिजली चाहिए नहीं मिलेगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, क्या होगा। संकट बड़ा गहरा था, लेकिन हौसला हमारा बुलंद था। हमने कहा रास्ता निकालेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। हमने योजना बनाई, फटाफट फुल टाइम काम पे लगा लिया लोगों को, और 100 दिन के भीतर भीतर इन कोयले की खदानों का ऑक्शन करने का फैसला कर लिया। और ऑक्शन करके
बोली बोल करके जो ज्यादा बोली बोलेगा उसको मिलेगा। चीज बेच करके पर्दे के पीछे कारोबार नहीं होगा, दुनिया के सामने होगा, टीवी स्क्रीन पर लोग देख सकें, ऐसे होगा। 204 में से अभी सिर्फ 19 का काम हुआ है। 19 की बोली बोल गई है। और आपको जानकर के आनंद होगा, जिस में से 1 रुपया नहीं मिला था, उस 19 में से अब तक करीब करीब 1,10,000 करोड़ रुपया की बोली बोली जा चुकी है। 204 में से सिर्फ 19। जब 204 का पूरा होगा तब कितने लाख होंगे वो तो समय बताएगा। आपके मध्य प्रदेश में ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने कोयले की खदानें इसी प्रकार के दे दी थी। अभी हमने उसमें से 4 का ऑक्शन किया, 4 की बोली बोली गई। और मध्य प्रदेश के खजाने में कितनी रकम आएगी मालूम है? जो पहले नया पैसा भी नहीं आया था। ये ईमानदारी से काम करने के कारण मध्य प्रदेश की तिजोरी में 40,000 करोड़ रुपया आएगा। 40,000 करोड़। सोचा है किसने? यह आपका पैसा है, आपकी मेहनत का है, आपके हक का है। दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो आपके रुपया आप तक पहुंचा के लिए प्रतिबद्ध है। मैं उस समय कहता था कि मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, मैं एक चौकीदार के रूप में जा रहा हूं और मैं देश की एक एक पाई की रक्षा करूंगा। ये मैंने आपको वादा किया था, वो वादे का मैं पालन कर रहा हूं। भाइयों बहनों, अगर सही नीतियों से, ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ अगर कारोबार चलाया जाए तो 1 रुपये की हेरा फेरी करने की किसी को हिम्मत नहीं हो सकती है। और हमारी आगे बढ़कर लेना चाहते हैं। यहां इतने लोग बैठे हैं, इसमें 2%, 5% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो सरकार में काम करते हैं। 90% से ज्यादा लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जो या तो खेती करते हैं, या मजदूरी करते हैं, या घर काम करते हैं। महिलाएं हैं, वो भी गृहिणी हैं, घर में कोई काम करती हैं, खेत में मदद करती हैं। आपने कभी सोचा है कि आप 60 साल के होने के बाद आपका क्या होगा? आपको चिंता सताती है कि नहीं सताती? पता नहीं बेटे घर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, खेत में काम नहीं कर पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, पता नहीं बुढ़ापा कैसा जाएगा। आपको चिंता रहती है कि नहीं रहती है? हर बड़े व्यक्ति की चिंता रहती है कि नहीं रहती है? पता नहीं बेटे रोजी रोटी कमाने के लिए शहर चले जाएंगे, हम गांव में गुजारा कैसे करेंगे? चिंता रहती है कि नहीं रहती है? आज हिंदुस्तान के बड़े बूढ़े परिवार के लोगों के लिए चिंता सता रही है कि पता नहीं 60 साल के बाद शरीर ज्यादा काम नहीं कर पाएगा तो गुजारा कैसे करेंगे। सरकारी मुलाजिम अगर वो रिटायर्ड होता है तो उसे पेंशन मिल जाता है, उसका गुजारा चल जाता है। क्या मेरे किसानों को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये घर में हमारी काम करने वाली मां बहनें हैं, रोटी पकाती है, हमें खिलाती है, हमारे कपड़े धोती है, हमारी चिंता करती हैं, बीमार है तो हमारी सेवा करती हैं। क्या बुढ़ापे में उसको सम्मान से जीने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, इस बजट में गरीबों की भलाई के लिए हमने एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है। किसानों की भलाई के लिए कदम उठाया है, मेरे आदिवासी भाइयों की भलाई के लिए कदम उठाया है, मेरे दलित भाइयों की भलाई के लिए कदम उठाया है। दलित हो, पीड़ित हो, पड़े, वो सम्मान के साथ जिए, इसलिए इस योजना को लेकर के हम आए। अभी प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला गया। मैं मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं
मध्य प्रदेश में काम करने वाले सभी बैंकों को बधाई देता हूं, उन बैंक के कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश में 100% जनधन खाते खोले गए और जिनका जनधन का खाता खुला है उनको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट का बीमा दे दिया गया है। अगर उसके परिवार में कोई आपत्ति आ गई तो 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा, वो सम्मान के साथ जी सकता है। सारी योजनाएं, सारा बजट हमने गरीबों को समर्पित कर दिया है। पहली बार देश का बजट देश के सामान्य मानवी के लिए बना है। पहली बार दिल्ली का बजट भारत के गांव गरीब के लिए बना है, किसान के लिए बना है। उस बजट के द्वारा आने वाले दिनों में देखिए आप, सामान्य से सामान्य मानवी विकास की कौन सी नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों, और बड़े गांजे बाजे के साथ बनाया था और पूरे चुनाव में किसानों को वो कानून दिखा दिखा करके वोट बटोरने के लिए प्रयास किया था। कोशिश तो बहुत की, लेकिन ऐसे गिरे, पता नहीं फिर खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्योंकि किसान आपके भीतर अगर पाप पड़ा है ना, वो भी पहचान लेता है। किसान को एक तीसरी दृष्टि होती है, उसको आप सच बोलते एक झूठ बोलते उसका पता चल जाता है। और इसलिए हिंदुस्तान के किसानों ने, आपने इतना बड़ा कायदा लाने की बातें कही तो भी आपको स्वीकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आप उनकी आंख में धूल झोंक रहे थे। मैं जरा मेरे किसान भाई आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब देना और पूरी ताकत से जवाब देना ताकि देश सुन सके। जवाब दोगे? मुझे बताइए, आपको किसानों को खेत में पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? खेत में पानी चाहिए। पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई की योजना चाहिए। सिंचाई के लिए कैनाल बनानी पड़ेगी। कैनाल आसमान में बनेगी कि जमीन पे बनेगी? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पहले वाली सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि अब आप किसान को पानी ही नहीं दे सकते, सिंचाई की कोई योजना लागू नहीं कर सकते। क्या ये किसानों का भला करने वाला कानून है क्या? भाइयों बहनों, क्या आज भी गांव में गरीब लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जरा मुझे पूरी ताकत से जवाब दो भाई। गांव में गरीब रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्या गरीबों को घर चाहिए कि नहीं चाहिए? पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मकान में पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मकान में टॉयलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मकान में बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या देश के गरीब से गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मकान ना मिलना चाहिए? ये मकान आसमान में बनेगा क्या? मकान आसमान में बनेगा क्या? मकान जमीन पे बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? ये गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आजादी के 60 साल के बाद गरीब को झूपड़ी में जीने के लिए मजबूर करना है क्या? भाइयों बहनों, पहला जो कानून बना था कि सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो पक्की सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? घर के अंदर कोई मां बीमार हो गई और तत्काल उसको डॉक्टर के पास ले जाना है तो पक्की सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, पिछली सरकार ने ऐसा कानून बनाया था कि आप पक्की सड़क बनानी है आसमान में बनाइए, जमीन नहीं मिलेगी। अगर जमीन नहीं मिलेगी तो गांव को सड़क आएगी क्या? सड़क आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, आप चाहते हैं आपके गांव में बच्चों के लिए अच्छी स्कूल हो? मुझे जवाब दीजिए। आप चाहते हैं आपके गांव में बच्चों को अच्छी स्कूल मिले,
अच्छी स्कूल चाहिए। ये स्कूल आसमान में बनेगी क्या? जमीन पे बनेगी? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? पिछली सरकार ने स्कूल बनाने के लिए भी जमीन लेने से मना कर दिया था, तो वो बच्चे गांव के कहां जाएंगे? किसान का बच्चा कहां जाएगा? गरीब का बच्चा कहां जाएगा? उसको पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। आप मुझे बताइए, गरीब को बीमार है, गांव में अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जरा बताइए, अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर प्रसूता मां है, उसको पेट में दर्द शुरू हुआ है, आखिरी दिन चल रहे हैं, अस्पताल होगा तो उसकी जिंदगी बचेगी नहीं बचेगी? उसके पेट में जो बच्चा है उसकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी? क्या उसके लिए अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या अस्पताल आसमान में बनेगा? क्या जमीन पर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पुरानी सरकार ने अस्पताल के लिए भी जमीन देने से मना कर दिया था। मुझे बताइए, जमीन देने का कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे बताइए, एक किसान के घर में अगर 3 बेटे हैं, एक किसान के घर में 3 बेटे हैं, क्या वो किसान नहीं चाहता है कि एक बेटा खेती करे लेकिन 2 बेटे कहीं जाकर के नौकरी करे? चाहता है कि नहीं चाहता है? हर किसान मां बाप 3 बेटों में से 2 बेटों को कहीं न कहीं नौकरी के लिए भेजना चाहता है कि नहीं चाहता है? किसान को मालूम है कि अब परिवार बड़ा हो गया है, खेती पर पूरा परिवार नहीं चल सकता, इसलिए घर के 2 नौजवान कहीं जाकर के कारखाने में काम करें, कुछ कमाएं, अपना घर चलाएं। अगर कारखाना नहीं होगा तो किसान के बेटे को रोजगार मिलेगा क्या? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा दिल्ली मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जिए, कि आप चाहते हैं कि आपका बेटा घर के पास हो, वहीं पर उसको काम मिल जाए, शाम को घर लौट आए, मां बाप के साथ रहे, खेती में काम करे? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? और इसलिए हम चाहते हैं कि जहां बड़ा रोड जहां निकलता हो, उसके बगल में एक छोटी सी पट्टी हो, जहां पट्टी पर छोटे छोटे कारखाने लगे हो, उसके कारण गरीब के बेटे वहां रोजगार कमाएं, खेती करने वाले किसान की जमीन की कीमत बढ़ जाए। भाइयों बहनों, आजकल कहते हैं हम किसान विरोधी हो गए। हम कभी किसान का विरोध नहीं करते, और मैंने राज्यसभा में सभी दलों को कहा है कि मेरी बात में एक भी बात किसान विरोधी हो, आप मुझे बताइए, मैं उसको निकालने के लिए तैयार हूं। लेकिन बताते नहीं है, बस उनको तो सरकार को चलने नहीं देना है, उनको देश को आगे बढ़ने नहीं देना है। भाइयों बहनों, आपने तो मुझे दिल्ली में इतनी बड़ी बहुमत देकर के सरकार बना दी, लेकिन जो राज्यसभा में लोग बैठे हैं, उनका काम है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद का सम्मान करे। और मैं उनको सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं कि राज्यसभा में आप बैठे हैं, राज्यसभा में आपका बहुमत है, इस बहुमत से आप देश को, विकास की गाड़ी को मत रोकिए। यह हकीकत है, हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। आपकी मदद के बिना हम देश की भलाई के काम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आपसे भी मेरा अनुरोध है, मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है, जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए। और जो लोग आपके गांव का भला नहीं चाहते, खेत का भला नहीं चाहते, बीमार का भला नहीं चाहते, बच्चों का भला नहीं चाहते, फिर एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।